कितना कहा था आपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना मैं तुम्हारे 18 साल छोटे होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे करवा कर तरसाती हो रुखसाती हो। नहीं प्लीज ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। वो असद के बदन से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई थी और कितनी ही देर वो उसकी मिन्नत से माजत करती रही थी। उसकी टाई से बंधे हाथों की वजह से वो छटपटा भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दों के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार उसे रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वो उसके पेट पर लब रखते उसे अपने लबों में दबाने लगा। उसे लगा आज उसका दम निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साड़ी टांगों से ऊपर करता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को मसरूफ करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने रीमा को दांतों से काटा था कि वो लज्जत भरा दर्द बर्दाश्त करते सिसक उठी थी। जिस्म बेचैन हुआ था। असद अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ गांव में रहता था। अब उसे शहर में तरक्की हासिल हुई तो वो अपने माँ बाप और बहन को भी शहर में ले आया। अपनी बहनों की उसने अच्छे घर में शादियां की थी। दोनों बहनें भी आकर ही घर में गई थी और बहुत खुश थी, मगर उनकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो शहर की लड़की से शादी करे, क्योंकि वो जानती थी कि शहर की लड़कियां तेज होती हैं। अगर कभी भी उसके बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगी, तभी उन्होंने सोचा था कि वो उसकी शादी गांव की एक कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से कर देंगी, ताकि वो उनके काबू में भी रहे और उनके माँ बाप की खिदमत भी करती रहे और उफ तक ना करे। तभी उन्होंने असद को समझा बुझा कर उसकी शादी 17 साल रीमा से कर दी थी, जो यतीम थी, उसकी बहनों की जानने वाली थी और उसका एक सौतेला भाई भी था। उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था। जबकि असद इस बात पर राजी बिल्कुल ना था, मगर माँ बाप के कहे को वो कैसे टाल सकता था। इसलिए असद एक बहुत फर्मा बरदार बेटा था। उसने अपने माँ बाप का कहा मानते हुए रीमा से शादी कर ली थी, मगर रीमा उससे 18 साल छोटी थी। ये बात उसको कनक रही थी कि वो आज आने वाले मरने से अनजान तो नहीं होगी, मगर जैसे ही वो उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि वो उस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की रात अरमानों पर ओस पड़ चुकी थी बुरी तरह, और वो सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया था। और रीमा जो अपने हाथों को मसल रही थी, अपने दूल्हे को अपने संदूर जाता देख कर दिल महसूस कर रह गई थी। उसकी बहनों ने उसे समझा दिया था अच्छी तरह कि उसको अपनी तरफ कैसे माइल करना है, मगर वो पहले ही दिन नाकाम ठहरी थी। उसके दिल में सोच लिया था कि वो जरूर असद को पाकर रहेगी। जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे गए तो उसकी बहनों ने रीमा से दरियाफ्त किया कि क्या असद उसके पास आया था और उसे छूने की कोशिश की थी और अपनी रात सही से गुजारी थी, जिस पर वो मुंह बनाकर नफी में सर हिला गई थी, हिचकिचाते हुए। आप ही वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी कि वो मेरे पास आए, मेरे करीब आए, मगर वो गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए थे। उसने एक एक लफ्ज सच बता दिया था, जिस पर उसकी दोनों बहनें सर थाम कर रह गई थी। अरे यह क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा जैसा कहता वैसा वैसा कर देती। अब हम तुम्हें उसको रुझाने की क्लासेस देंगे, और याद रखना तुम्हें हमारे हर कहे पर अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसे ना किया तो असद तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और शातिर लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? उसकी बड़ी नंद ने उसकी तरफ देखते हुए ज़ेरक निगाहों से पूछा। जानती थी कि वो असद को कभी किसी और का नहीं होने देगी। गांव की लड़कियां अपने मर्दों के मामले में बहुत हसास होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी भी और का नहीं होने दूंगी, किसी से नहीं बांटूंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे अपना शौहर किसी को दे दूंगी? वो एकदम रोते हुए बोली।
जब उसकी दूसरी नंद ने उसका कंधा दबकते हुए कहा था, बस फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे शोर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी, समझी तुम। वो एकदम से गरजते लहजे में बोली, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया। उसकी नंदें 2-3 दिन ही रही थी और उसको जो भी टिप्स बताई थी उन पर अच्छी तरह अमल करने की कोशिश करती थी, मगर उससे असद के सामने सब गलत हो जाता था। अब असद भी जैसे ही पत्थर का हो गया था, उसकी तरफ रागी भी नहीं हुआ करता था, जिस पर वो दिल महसूस कर रह जाती थी। आखिर वह ऐसा क्या करे कि उसका शोर उसकी जानिब राग़िब हो जाए। वो रातों को बैठकर सोचा करती थी, मगर उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं आती थी। वह निहायत सलीकामंद लड़की थी, न सिर्फ उसके माँ बाप का ख्याल रखती थी, बल्कि उसके लिए भी मनपसंद के खाने भी बनाती थी, ताकि वो उससे कभी नाराज न हो, उससे मोहब्बत करे, उससे खुश हो और उसे अपने करीब कर ले। मगर वो क्या जानती थी कि वो उसको खाना बनाकर खुश तो कर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात का क्या। असद एक भरपूर मर्द था, उसे अपनी नफसी ख्वाहिशात के लिए भी कोई चाहिए था जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके, मजे ले सके। मगर वो अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता, उसको सोचते हुए भी शर्म आती थी, क्योंकि उसे कुछ इल्म ही नहीं था। उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए देखकर असद ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। वहां जाकर उसे नई दुनिया मालूम होने लगी थी। असद चाहता था कि वो खुद तालीम हासिल करे, साथ साथ उसे ऐसी चीज़ों का भी शऊर हासिल हो जो वो उसे खुद नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6-7 माह बीत चुके थे। अब वो काफ़ी बातों के बारे में जान गई थी। उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थी जिसका उसे पहले मालूम ना था, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें, बॉयफ्रेंड उनको कैसे खुश रखता है, ऐसी बातें। मगर उसका तो शौहर था, उसको भला बॉयफ्रेंड की क्या ज़रूरत थी। हाँ, वो ये सब कुछ अपने शौहर पर अप्लाई कर सकती थी। वो सोचकर रह गई थी कि आज उसने सोचा था कि वो घर जाकर कुछ न कुछ तो ज़रूर कर लेगी जिससे असद उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मगर वो क्या जानती थी कि असद उसकी कम उम्री की वजह से और लड़कियों की जानिब जाने लगा है। आज वो घर गई तो वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर वो फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। वो नहीं जानती थी कि असद इस लड़की को क्यों लाया है। जब वो खुद ही उसके पास जाती पूछने लगी थी, ये कौन है, उसने डरते हुए सवाल किया था। जब खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोला था, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, इसने मेरी बहुत मदद की है। इसका शौहर बिजनेस के सिलसिले में बाहर है, इसलिए 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी, क्योंकि इनके घर में रात को डाका पड़ा है, इसलिए इसके पास ठहरने की जगह नहीं थी और मैं इसे अपने घर ले आया। इसके लिए कमरा तैयार करो, अच्छा सा, ये 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेगी। वो उसको नसीहत करते हुए बोला था, जिस पर वो न चाहते हुए भी आंसू गले में उतारते हुए उसके लिए कमरा तैयार करवाने चली गई थी। काफी देर बाद जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि वो लड़की अभी कह कह लगा लगा के असद से बातें कर रही थी और निहायत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का कोई इरादा ही नहीं लगता था। असद को कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है, अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं खाने के लिए। वो न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए बोली थी। वो अपनी कड़वाहट जाहिर करके असद का दिल खुद से खटा नहीं करना चाहती थी। तभी उसको देखते हुए बोली, जब वो अपनी दोस्त मेहर को इशारा करते हुए बोला था कि आए खाना खाएं साथ, आकर उसने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके अम्मी अब्बू को सलाम किया था और फौरन ही असद के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। वो जो खाना सर्व कर रही थी, शशतर खड़ी रह गई थी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई थी कि उसके साथ बैठने की, और उसके सर पर खड़ी होते हुए बोली थी, ये मेरी जगह है, आप उठ के यहाँ बैठ जाएं। वह साफ सीधे लहजे में बोली और उसका बिल्कुल इरादा ना था अपनी जगह किसी और को देने का। जब असद ने अजनबे से उसकी तरफ देखा था, क्या हो गया है रीमा, एक जगह ही तो है, कुछ नहीं होता,
अगर तुम साथ बैठ जाओगी। उसकी तरफ देखते हुए उसे गरजते हुए लहजे में बोला था, जबकि उसकी अम्मी भी तंग नजरों से उस नई लड़की को देख रही थी, जिसके लिए उनका बेटा उनकी बहू को डांट रहा था। वो ठीक ही कह रही है, अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। और तुम्हारी मेहमान को भी। उसकी अम्मी को अपनी तरफदारी करते हुए देखकर उसने दिल ही दिल में शुक्र किया था, जबकि खुलेआम इतनी बेइज्जती पर न चाहते हुए भी मेहर को उठकर साथ वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था, जबकि वो उनके दरमियान में बैठ चुकी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि अब वो उसकी जगह नहीं ले पाएगी, मगर ये उसकी खामख्याली थी। मेहर, जो कि काफ़ी देर से असद के साथ काम कर रही थी, उसका दिल आ गया था असद पर, इसलिए अपने शौहर के जाते ही वह डकैती का बहाना करते हुए असद के सामने अपने दुखड़े रोने लगी थी, जिस पर न चाहते हुए भी असद को उसे अपने घर लाना पड़ा था। वो चाहती थी कि वो उन 3 दिनों में असद को अपना गर्विदा कर ले, कि वो उसके बगैर रह ना पाए और उसके करीब आ जाए, कि वो उससे ऐसा जिनसी ताल्लुक बना ले जिससे वो उससे दूर ना रह पाए, और तब वो अपने शौहर को छोड़ देगी और असद की हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मगर जैसे ही वो उसके घर आई तो उसने अपने से कम उम्र असद की बीवी को देखा, तो उसे अपने अरमानों पर ओस पड़ती हुई महसूस हुई, मगर उसे जल्द ही अंदाजा हो गया था कि असद उसके इतने भी करीब ना था। इसलिए उसने सोचा था कि उन दोनों में ऐसा कुछ करेगी जिससे असद का दीवाना हो जाएगा और अपनी बीवी को छोड़ देगा और हमेशा के लिए वो दोनों एक हो जाएंगे। इसीलिए उसने पहले आकर रीमा की कुर्सी पर बैठी थी ताकि उसकी जगह ले सके, मगर उसकी सास शायद उसको ज्यादा ही चाहती थी, इसलिए उसको वहां से उठवा दिया था। कोई बात नहीं, एक ही मामले में वो चौंक गई थी कि कोई बात नहीं, अगले मामले में मैं जरूर जीत जाऊंगी। वो सोच कर रह गई थी और खाना खाने की देर थी कि वो लोग फिर से खाना खाकर स्टडी रूम में चले गए थे अपने बिजनेस के मुतालिक बातें करने के लिए, जबकि वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। आखिर क्यों असद उसके साथ ज्यादा वक्त बिता रहा था, ये चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। रात के 1 बज चुके थे, मगर अभी अभी वो नीचे से ऊपर नहीं आया था, बस बहुत हो गया था। वो चप्पल पाँव में अड़ेसती हुई नीचे गई थी और दबे कदमों जाकर देखा था जहाँ वो बातें तो काम की कर रहे थे, मगर वो निहायत बेहुदा अंदाज में असद के ऊपर झुकी हुई थी और उसे कोई फाइल चेक करवा रही थी, जिस पर रीमा मुठियां भींच कर रह गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी कि उसके शौहर के इतने करीब आने की। वो एकदम अंदर आ गई थी। असद, आप अभी तक जाग रहे हैं, चले ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही, उसके पास जाते हुए बोली थी। जब वो उसके कमरे की तरफ देखते हुए बोला था, मैं काम कर रहा हूँ रीमा, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, जाके जब काम खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो करारे लहजे में बोला था। उसको देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि यकीनन उसका दिल उसकी बचकाना बातें सुनने का नहीं, बल्कि मेहर जैसी बोल लड़की की बातें सुनने को तरस रहा था। उसकी बात सुनकर वो आंसू पीती रह गई थी, मगर वहीं खड़ी रही थी जब असद ने उसे दोबारा जाने का इशारा किया था। अब जाओ भी, हम काम कर रहे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो, वो उसको जाने का कहते हुए बोला था, जब मेहर उसे तंजिया निगाह देकर बोली, लगता है तुम्हारी गाँव की बीवी को शहरी बात समझ नहीं आती, यहाँ से जाने का क्या लोगी मैडम। वो आईब्रो अचकवाकर कहते हुए तंजिया लहजे में बोली। उसकी मुस्कुराहट में साफ जीत का नशा था कि देख लो, तुम बीवी होते हुए भी इसकी तस्कीर नहीं कर पाई, और मैं कल की आई औरत उसे जल्द ही अपनी जानिब माइल कर लूंगी। ये देखकर वो टूटे दिल से अपने कमरे में आई थी, मरे मरे कदमों से। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी थी। उसे अपनी खूबसूरती, अपने आप से शदीद नफरत महसूस हो रही थी कि आखिर वो क्यों उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। क्या फ़ायदा इसकी खूबसूरती का। वो बिलक बिलक कर रोती रही थी, मगर वो नहीं आया था। काफ़ी देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे रोते हुए देखकर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ है रीमा, तुम क्यों रो रही हो, उसके पास बैठते हुए उसे पुचकारते हुए बोला था। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो रात देर से आया था, इसलिए रो रही है। तभी मीठे लहजे में बोला था जब वो उसका हाथ झटक गई थी, जाएं आप अपनी उस होती सोती के पास, इतनी देर से आप उसके पास बैठे थे, आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप।
वो सिसक कर बोल रही थी जब उसकी आंखों से आंसू साफ कर गया था। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम हो, भला तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ। मैं तो उससे काम की बातें करनी थी, वो मेरी ज़रूरी थी। इसकी तरफ देखते हुए उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोला था जब वो उसके सीने से लग गई थी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुप करके यहाँ मेरे साथ सो जाइए, उसको धमकाते हुए बोली जब वो हंसते हुए उसके साथ लेट गया था। अभी उन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जैसे ही असद ने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेहर को डरे हुए देखकर वो परेशान हो उठा था। क्या बात है मेहर, तुम रात के इस वक्त इस तरफ? तशवीश भरे लहजे में बोला था जब वो कपकपाते हुए बोली थी, वो मुझे डर लग रहा है, असल में अकेली नहीं सो सकती कमरे में। तुम तो जानते हो हमारे घर अभी कल ही डकैती हुई है, उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और कल का खौफ अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल रहा। प्लीज़ मैं अकेली नहीं सो सकती, तुम चलो ना मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना और फिर जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना, और मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। वो मासूमियत से कहते हुए उसे अपने जाल में फंसाते हुए बोल रही थी, जिस पर वो मान गया था। और उसने पलटकर रीमा की तरफ देखा था जो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं रीमा, तुम तो लेटो, तुम तो नहीं डरती ना, मैं अभी थोड़ी देर तक उसको सुलाकर आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से दरवाज़ा बंद करता हुआ जा चुका था, जबकि वो रीमा पर एक तंज भरी नज़र डाल कर वहाँ से उसका हाथ थामे हुए जा चुकी थी। पीछे वो फिर बिलख बिलख कर रोने लगी थी। आखिर क्यों थी वो इतनी बेबस? रात के 2 बज रहे थे, अभी तक वो कमरे में नहीं लौटा था। वो हिम्मत करते हुए उठी थी, न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ने लग गए थे। जैसे ही उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो मेहर का हाथ उसके शर्ट के बटन खोल रहा था। उसके उंगलियां सीने पर वो हाथ पूरी तरह फेर रही थी, उसके लब असद के गालों को छू रहे थे। वो मंजर देखकर उसके रहे सहे उसान भी खता हो चुके थे। आखिर वो कैसे उसके शोर पर कब्जा जमा सकती थी? ये क्या कर रही हो तुम? वो गुस्से से दौड़ी थी जब उसकी धाड़ सुनकर असद उठ गया था, बल्कि उसको हैरानी भी हुई थी। यहाँ देखने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंखें मलते हुए बोला था, यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप मुझे कहकर आए थे कि आप थोड़ी देर तक आ रहे हैं और 2 घंटे से आप यहाँ हैं और आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो एकदम लरजते हुए लहजे में बोली। जब वो नासमझी से अपनी तरफ देखने लगा तो जहाँ उसकी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और उसका सीना नजर आ रहा था, जबकि उसने झटके से उठते हुए मेहर की तरफ देखा था जो नासमझी की कैफियत में सब समझने की कोशिश कर रही थी। मैं सोई हुई थी असद, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास तुम हो, इसलिए शायद मैं समझी कि मेरे शौहर हैं, इसलिए मुझे माफ़ करना असद। वो आंखों में नकली आंसू लिए बोली थी, जिस पर असद नफी में सर हिलाकर रह गया था। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, वो कहते हुए उसके कमरे से तेजी से निकल गया था। पीछे वो हाथों की मुट्ठियां बेचते हुए उसके करीब आई थी और एकदम उसके बालों को दबोचते हुए झटका दिया था। खबरदार, से मेरे शौहर पर बुरी नजरें निकालने की कोशिश की, वो तो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उनको जरा सी भी अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी सुनहरी जुल्फों को काट के रख दूंगी और तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझी तुम? झटका देकर वो वहां से चली गई थी। पीछे मेहर गुस्से से अपनी बेडशीट नोचते रह गई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब तो देखना मैं तुम्हारे शोर को कैसे तुम्हारी आंखों के सामने अपना बनाती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चेहरे पर तमसकराना मुस्कुराहट लिए बोली थी, जबकि असद जो कमरे में आ चुका था परेशानी से उसका इंतजार कर रहा था, जो सफेद चेहरे के साथ कमरे में लौटी थी। मेरी बात सुनो रीमा, उसका हाथ थामने की कोशिश करते हुए बोला था। मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे आपकी कोई नहीं सुननी। उसका हाथ बुरी तरह झटकते हुए सोने के लिए लेट चुकी थी। असद ने महसूस किया था सोते हुए भी उसका वजूद बुरी तरह
हिल रहा था। यकीनन वो रो रही थी, मगर वो उससे बात करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। असद ने उसे बहुत बार पुकारा, मगर आगे से खामोशी का पहरा था। सुबह जब वो लोग उठे तो उसने देखा कि साथ में रीमा मौजूद नहीं थी। यकीनन वो नीचे जा चुकी थी। नाश्ता बनाने के लिए से तैयार होता हुआ नीचे उतरा तो वो नाश्ता मेज पर लगा चुकी थी, जबकि वो सामने बैठे नाश्ता शुरू करने वाले थे। अपनी जगह पर बैठते हुए भी उसने असद से कोई बात नहीं की थी। असद परेशानी से उसका चेहरा देख रहा था। असद, जल्दी करो, पता है ना हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेहर इस तरफ देखते हुए बोली थी, जो अपने लब काट कर रह गई थी। असद मेहर के कहने पर जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा था और उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गया था। पीछे वो अपने लब काटती रह गई थी। आंसू एक बार फिर पलकों की पार तोड़ कर बाहर आने लगे थे। आखिर किससे मदद तलब करती। वो जानती थी कि मेहर की भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। जरूर उसके शोहर पर डोरे डालेगी, और अगर उसने उसको तस्खीर कर लिया वो कहाँ जाएगी। सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुल रही थी। जब उसकी सास ने परेशानी की सूरत हाल देखी तो उसको अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त उसके ससुर भी कमरे में मौजूद न थे। वो दोनों तन्हा थी। जब वो उसको पिचकारती हुई बोली थी, बेटा मुझे बताओ क्या बात है। उनके कहने की देर थी कि उसने रोते हुए अलिफ्ता ये सारी कहानी सुना दी थी, जिस पर वो भी परेशान हो उठी थी। उसका बेटा सीधा साधा था बेशक, लेकिन वो किसी और औरत के मामले में पड़ जाता, उसे वापस लाना मुश्किल होता। ये सोच उनके जहन में लहराई तो वो सर झटक कर रह गई थी। और तुम्हें साबित कदमी से काम लेना होगा, असद के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों अब तक तुम्हारी तरफ राग़िब नहीं हुआ। इतनी फरमाबरदार बच्ची तो हो तुम। वो उसके मुंह को प्यार से चूमते हुए बोली, जिस पर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, मैं क्या करूँ अम्मा, आप ही बताएं मुझे, मैं क्या करूँ जिससे वो मेरे साथ सही से जिंदगी गुजारें। मेरी तरफ देखे मोहब्बत भरी निगाहों से, मगर वो वही मुझे देखते ही नहीं हैं कि उनको तो सिर्फ मेहर जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, जो रात को उनके करीब आई हुई थी बुरी तरह, और उन्होंने उसको कुछ कहा भी नहीं, माफ कर दिया। वो उनकी तरफ शिकवा निगाहों से देखते हुए बोली थी, जिस पर परेशान वो भी थी। तुम फिक्र मत करो बेटी, कुछ न कुछ करते हैं हम। इस लड़की का घर आएगी तो देख लेंगे, मगर बाहर असद उसके साथ अकेला होता है, वहाँ का हमको कुछ नहीं पता। वो परेशानी से बोल रही थी जब वो उठकर कमरे में आ गई थी। अब उसने सोच लिया था वो भी तैयार होकर रहा करेगी। जो जो उसको तरीके आते थे वो सब आजमाएगी। फिर पहले तो शर्म खाकर कुछ करने से बाज आ जाती थी, मगर अब असद ने उसे खुद उकसाया था कि अब वो बुरी बन जाए तो वो बुरी बनकर दिखाएगी। शाम हो गई थी। आज असद वापस नहीं आया था। खिलाकर सुला चुकी थी। अब फिर रात के 12 बजे मेहर और असद भी दाखिल हुए थे। असद कुछ मदहोश सा लग रहा था, जैसे मेहर ने सहारा दिया हुआ था। जैसे वे लोग अंदर आए तो वो तीर की तेजी से उसके पीछे पहुंची थी। ये क्या हुआ आपको? असद मेरी तरफ देखे, मगर वो उस वक्त होश में नहीं था। जब उसने कहर भरी निगाहों से मेहर को देखा, क्या किया है तुमने इनके साथ? क्यों नहीं है उनको होश? इस हालत में तो नहीं आते पहले। ये क्या किया है तुमने इनके साथ? वो उसको कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली। जब वो अयार नजरों से उसको देखते हुए बोली थी, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए, वहाँ असद ने ड्रिंक कर ली, तो तुम जानती हो ना कि ड्रिंक के बाद किसी को होश नहीं रहता, और असद ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, देखना चाहोगी? वो उसकी आंखों में आंखें डाले तंजिया हंसते हुए लहजे में बोल रही थी, जिस पर वो नफी में सर हिलाकर रह गई थी। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे असद ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो गर्दन अकड़ाते हुए बोली थी। जब मेहर ने उसको तासुब से देखा था, उसने अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाते हुए उसने एक वीडियो सामने की थी, जहां असद उसके ऊपर झुका हुआ था। कभी वो उसकी गर्दन पर लब रखता, कभी उसके लबों को चूमता। ये देखकर वो टूटकर रह गई थी। असद के ऊपर से हाथ छूते हुए लम्हों में नीचे गिरे थे। जब वो कहका लगाकर हंसी थी, अब बोलो, और भी कुछ जानना चाहती हो? वो उसकी तरफ तंजिया निस्तरों से देखते हुए घायल करते हुए बोली थी, जिस पर वो अपने लब काट कर रह गई थी, और बामुश्किल ही असद का बोझ अपने ऊपर मुंतकिल किया था। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से,
तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और असद को जबरदस्ती उसके हाथ से छुड़वाती हुई अपने कमरे में ले गई थी। पीछे वह जलती कुर्ती रह गई थी। क्या थी ये लड़की, इसे तो ये सब कुछ यहाँ से चले जाना चाहिए था। असद को मेरे हवाले कर देना चाहिए था, मगर बहुत पक्की लड़की है, बात नहीं आएगी। ऐसे इससे भी ज्यादा कुछ करना होगा जिससे असद मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाए और ये अपनी आंखों से ये सब देखते हुए खुद असद को छोड़कर चली जाए। वो कोई ऐसा प्लान सोचते हुए बोली थी जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। असद बातों ही बातों में उसे बता चुका था कि रीमा कम उम्र है, जिसकी वजह से वो उस पर अब तक हक नहीं जमा पाया, और उसकी भी काफी नफसी ख्वाहिशात हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, जिस पर वो उसकी दुखी हमदर्द बनते हुए बोली थी। इसकी हम कोई न कोई राह निकाल लेंगे, और इसके करीब आना चाहता था और उसके लबों पर रुकी थी जब असद ने उसे रोका भी ना था। शायद वो भी यही चाहता था, उसे किसी भी जिस्म की तलाश थी, मगर जहन बार बार उसको ये ताने दे रहा था कि ये एक गैर महरम है, जिस पर वो उसे झटके से हट गया था। और मीटिंग से वापसी पर जब वो लोग बिजनेस डील के सिलसिले में रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ उसने उसको जानबूझकर ड्रिंक करवा दी थी, जिस पर वो अपना होश खो बैठा था। और तभी उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसने गाड़ी में उसके साथ गंदी गंदी तस्वीरें बनवा ली थी, ताकि वो घर जाकर उसकी बीवी को दिखा सके और उसकी बीवी खुद उसको छोड़कर चली जाए। मगर यहाँ तो सब मामला ही पलट चुका था। उसकी बीवी ये सब देखकर भी असद को छोड़कर ना गई, बल्कि उसको लेकर अपने साथ कमरे में चली गई थी। पीछे वो अपना मुंह नोचते रह गई थी। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने असद को अपना बनाऊंगी मैं, बस कल की देर है। अगले दिन उसकी नंदू ने उसकी दावत की थी। वो सारे लोग दावत पर इनवाइटेड थे। जब असद की कॉल आई थी वो वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाएगा। आज उन लोगों का वहीं रुकने का इरादा था, जबकि असद ने कहा था वो रात को वहाँ आ जाएगा, मगर रात हो गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। और उसको दिल ही दिल में ये बात खटक रही थी कि असद क्यों वहाँ नहीं आया था। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। लड़की आ जाएगा, वो इतनी परेशान भी ना हो। तुम्हारा ही शोहर है, उसकी नंद उसे छेड़ते हुए बोली, जिस पर वो नफी में सर हिला गई। आप नहीं जानती, उस लड़की को वह मेरे शोहर को हासिल करना चाहती है और कुछ न कुछ करके उसे पालेगी, इसलिए मैं डरती हूँ। रात देर तक जब वो बाहर रहते हैं तो कुछ अच्छा नहीं होता। वो परेशान की लहजे में बोली जब वो उसे देखकर रह गई थी। मोहब्बत करने लगी हो असद से, वो उससे पूछते हुए बोली, जिस पर वो आंसू बहाते हुए अजियत भरी मुस्कुराहट से बोली थी, शोहर हैं वो मेरे, उसके पास मेरे लिए कोई चारा भी नहीं। वो कंधे अचका गई थी। ये सब ठीक नहीं है, असद मदहोश सा बोला। और असद आज तन्हा था, जिसका फायदा उठाते हुए वो असद के जूस में जोशीली नशे की दवा मिला गई थी, जिसे वो बेकाबू होते उसे अपने करीब खींच चुका था। आओ ना मेरे पास असद, वो उसकी गोद में बैठकर ब्लैकमेल से उसे जलवे दिखाते हुए बोली, तुम रीमा हो मेरी रीमा। महर उस वक्त खलवत के मौका पर रीमा के जिक्र पर उड़कर रह गई थी, मगर क्या करती, उसे उस वक्त अपना मकसद अंजाम देना था, इसलिए फौरन असबात में सर हिलाते हुए बोली, हाँ असद मैं तुम्हारी रीमा ही हूँ। उसके इतने ही कहने की देर थी कि असद ने महर की गर्दन पर हाथ डाले करीब किया और उसे रीमा समझे उसके नर्म मुलायम होंठ चूसने लगा, जब दूसरा हाथ वो उसकी नाइटी को सिरकाते हुए उसकी रनाइयों को हिला रहा था। प्लीज असद ये क्या कर रहे हो, वह रीमा बनते हुए बोली, मगर दिल से चाह रही थी कि रुको मत असद, उससे भी आगे जाओ और मुझे तस्कीर कर लो। महर ने ड्रामा करने की कोशिश में थोड़ी मजामत करते हुए कोशिश की थी, मगर अपनी तलब की वजह से उसने असद के गले में अपनी बाहें डाल दी थी। अब वो उसकी अंदरूनी छेड़छाड़ से भरपूर लुत्फानंदोज होते हुए उसकी बाहों में सिसक रही थी। जिस्म हौले हौले कँपकँपा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो एक औरत का दिल तोड़ रही है, मगर जिस्म का अंग अंग कह रहा था कि मैं थोड़ा कर रही हूँ, असद कर रहा है। वो खुद उसे रीमा समझ रहा है और उसके करीब आ रहा है। तन्हाई हो, दो जवान जिस्म हो और सबसे बढ़कर नशा भी हो तो बहकना लाजिम हो जाता है। असद भी बहक रहा था, और क्यों न बहकता। महर जैसी बला का साथ जो था, उसने होठों को सक करते हुए जब वही अमल उसके जिस्म के साथ किया तो महर का एतराज से सकने में बदल गया।
असद अब मेहर के होठों को चूमते गर्दन पर पहुंचा था और यहाँ से नीचे उसका सीना छुपा रखा था। असद ने जैसे ही नाइटी हटाई, कमरे का दरवाजा झटके से खुला था और अंदर न सिर्फ रीमा, असद के माँ बाप और बहनें भी आई थी। रीमा जब मेहर के फोन से आने वाली तस्वीरें देख कर दंग रह गई थी। फौरन रात के पहर निकलने लगी तो उसके जाने की वजह सबने दरियाफ्त की थी, जिस पर वो सबको एक एक बात बता गई थी। उस पर सभी उसके साथ वापस आए थे। मेहर को अंदाजा हुआ था कि वो सबको हकीकत बताकर अपने साथ ही लेकर आएगी। अंदर का मंजर देखकर उन पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी और जैसे ही मेहर की निगाह दरवाजे पर गई तो वो बिजली के झटके की तरह से दूर हटी और फटाफट खुद को ढकने लगी थी। ये मैंने कुछ नहीं किया, वो खौफ से कपकपाते हुए बोली। असद ही मेरे करीब आया था, मुझे रीमा समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसको कहा कि मैं रीमा नहीं हूँ। वह जल्दी से अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए बोली थी। जब उसकी नंद ने आगे बढ़ते हुए कहा कि इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया था, एक के बाद एक थप्पड़ बरसाती जा रही थी और उसके मुंह पर, कमीनी, क्या अपने भाई को नहीं जानते? हम फसाद की जड़ हो तुम। क्यों आई हो यहाँ रहने के लिए? वो उसके बाल दबोचते हुए बोली थी, जिस पर उसका सारा सर हिलकर रह गया था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, यही आया था मेरे करीब। वो असद को खुद से दूर धकेलते हुए बोली थी, जो एक तरफ लुढ़क नशा उसके सर पर चढ़ चुका था, जबकि उसके माँ बाप तौबा तौबा करते कमरे से बाहर निकल चुके थे। जबकि रीमा पत्थर की मूरत बने असद को देख रही थी, जबकि उसकी बहन ने पानी भरकर लाते हुए असद के मुंह पर उंडेला था, जिस पर वह झटके से होश में आया था और आंखों को मसल कर उठा था। क्या हो रहा है? या आप सब लोग क्यों इकट्ठा हैं? वो अपना बढ़ता सर थामते हुए बोला था। जब मेहर को अपने करीब अरियां साथ में देखकर वो शशा रह गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी उस हालत में मेरे साथ। उसको देखते हुए तनकीदी निगाह से बोला था, मगर अपने ऊपर नजर पड़ी और सब देखा तो अपनी जगह से खड़ा हुआ था और अपनी बीवी को देखा था, जो यकीन नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में क्या कुछ न था, मान टूट जाने की किरचियां। मोहब्बत करो। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा था, उसको अपनी सफाई देने के लिए, मगर वो सफाई में सर हिलाते हुए मुसलसल कदम पीछे लेने लगी थी, नफरत से। मुझे आपसे कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे धोखा दे सकते हैं मुझे ये कहते हुए कि मैं छोटी हूँ और दूसरी लड़कियों से मजे लेते हैं आप पर, आपकी चॉइस पर। वो कहते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और अपने कमरे में चली गई, जबकि उसकी नंदे मेहर को बालू से दबोचकर उस घर से बाहर निकाल चुकी थी। वो दहाड़ रही थी, चिल्ला रही थी कि उसको अपने पूरे कपड़े तो लेने दो, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी थी और उसे अपने घर से निकाल दिया था। जबकि अब वो नीचे लाउंज में अपने माँ बाप के सामने सर नीचे किए बैठा था, नजरें शर्म से झुकी हुई थी, उठने के काबिल नहीं रही थी। जबकि उसके बाप ने उठकर आगे आते उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और यही उसकी माँ ने भी किया था। हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? हमने तुम्हें खैर इसलिए तो नहीं आने दिया था कि तुम अपनी तरबियत ही भुला दो। क्या हमने तुम्हारी ये तरबियत की है? तुम एक बेटी की जिंदगी उजाड़ कर और दूसरी के साथ ज़िना करो। तुम पर अफसोस है, तुम हमारी औलाद हो। ये कहते हुए अपने कमरे में बंद हो चुके थे, जबकि वो पीछे अपने आप से पूछ कर रह गया था कि आखिर इसने ऐसा क्या किया था, अपने करीब मेहर को आने ही क्यों दिया था, जिससे वो उसको नशावर दवाई दे रही थी, उसको अपने कमरे में दाखिल होने देता न वो उसके दिमाग से छेड़छाड़ करती, ना वो रीमा समझकर उसके करीब जाता। सब गलत हो गया था। वो जब अपने कमरे में गया तो वहाँ मौजूद नहीं थी, बल्कि गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई थी। उसने उससे बात करनी चाहिए। दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो रीमा। आई एम सॉरी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो सिसकते बोला था। वो पूरी रात उसके कमरे के बाहर बैठा रहा था, अंदर वही रोती रही और बाहर वो। सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो झटके से उठा था। मेरी बात सुनो रीमा, मेरी तरफ देखो तो सही, मैंने खुद नहीं किया, उसने ही मेरे जूस में नशावर दवाई मिलाई थी। वो उसको अपना यकीन दिलाते हुए बोला था। जब उसके पास से गुजरती हुई चली गई, उसने एक बार भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो जब उसको वक्त नहीं देता था तो उसके पास भी अपने कीमती वक्त में उसके लिए वक्त नहीं था।
अब उसने सोच लिया था अच्छी तरह उसने असद को कैसे तड़पाना है, इसलिए वो खामोशी से नीचे चली आई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। उसके साथ साथ नंदी भी उसको खामोशी से देख रही थी। जब वो नाश्ता लगाते हुए उनके करीब बैठ गई थी, तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? उसकी एक नंद ने पूछा था, जिस पर हाँ में सर हिला गई थी। थोड़ी देर बाद वो भी नीचे आ चुका था नाश्ते के लिए और चोर नजरों से सबको देख रहा था जो अपने खाने में मगन थे। अचानक रीमा की आवाज़ गूंजी थी, आप ही मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ले जाएंगी? वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, जिस पर शायद उसने पहली बार जिंदगी में किसी से फरमाइश की थी। जब वो अचानक बोली थी, हाँ क्यों नहीं, हम चलते हैं आज और रात देर से घर आएंगे, अपने भाई को जताते हुए बोली रही थी और उसको लेकर जा चुकी थी। सुबह से शाम होने को आई थी और वो वापस न आई थी। असद अब बेचैन हो चुका था। आज तो ऑफिस में भी नहीं गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर वो कैसे ऑफिस चला जाता? जहनी सुकून जो मुयस्सर न था। दिल बार बार हिम्मत कर रीमा के बारे में सोच रहा था, जो न जाने उसके लिए क्या सोचती होगी। जैसे उसकी निगाह दरवाजे पर गई तो वो दंग रह गया, क्योंकि वहां पर अपनी नंदों के साथ जिस लड़की को उसने देखा था यकीनन वो रीमा थी, मगर वो इतनी बदली हुई कैसे लग रही थी। रीमा ने अपने लंबे घुटनों तक आते बालों को कटवाकर कंधे तक करवा लिए थे। स्टाइल से कटे हुए बाल उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जबकि फेशियल करवाने के बाद उसका चेहरा और भी निखर गया था और शॉर्ट शर्ट और पटियाले शलवार में वो नजर लग जाने वाली हद तक प्यारी लग रही थी। उसको इतनी ग्रूमिंग के साथ देखकर असद को अपना दिल अपने सीने से बाहर निकलते हुए महसूस हो रहा था। उसने करीब जाना चाहा तो वो उसको इग्नोर करके वहां से चली गई थी, जबकि उसकी नंदें हंसी दबाती रह गई थी और अम्मी अबू से मिलते हुए उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर वहां से जा चुकी थी। जबकि उस रात जब वो कमरे में गया तो अब वह मौजूद न थी। उसने गेस्ट रूम में जाना चाहा तो वहां का दरवाजा लॉक था, जिस पर वो दिल महसूस कर रह गया। अब ऐसा रोज होने लगा था। वो बन संवर कर उनके सामने फिरती थी और उसका दिल करता था उसे छुए, मगर उसकी तरफ देखे बगैर उसके पास से गुजर जाती थी और वो मुट्ठियां भेज कर रह जाता था। उसका शिद्दत से दिल चाहता था कि उसके करीब जाने का, मगर वो उसको एक नज़र भी नहीं देखती थी। एक माह ऐसे गुजर गया। अब तो वो बिन पानी की मछली की तरह उसकी गुर्बत के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब वो नाश्ते के लिए जाने लगा तो उसकी अम्मी अबू टेबल पर मौजूद न थे। यकीनन वो जल्द नाश्ता करके जा चुके थे। कुछ ही देर बाद वो एक सुनहरी आंचल लहराते हुए किचन से निकली थी और उसके आगे झुकते हुए खाना रखा था। उस शर्ट का गला निहायत ही गहरा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखें बाहर आने वाली हो गई थी। आखिर ये उसने कैसे गला पहन रखा था? पहले तो उसका गला गर्दन तक तंग होता था, मगर आज उसका गला देखकर असद को अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ था। उसके उरियां सीने पर नजर पड़ते ही उसने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए उन्हें तर किया था। शदीद प्यास लगी थी उसके अंदर। उसने उसको ताड़ना चाहा। जब वो उसके आगे नाश्ता रख के जा चुकी थी, कमर मटकाती उसकी एक एक अदा को असद गौर से देख रहा था। दोपहर को भी वो काम खत्म करके जल्दी घर लौट आया था। जब वो उसे खाना दे रही थी, उसको खाना देते हुए कई बार उसे अपने दर्शन करवा चुकी थी, जब वह बेचैन हो उठा था। ऐसा सिलसिला चल निकला था ये एक दिन ही नहीं कई दिन चला था और कई दिन से ये सब महसूस कर रहा था, मगर उसका हौसला नहीं पड़ रहा था कि उससे बात करे या उससे कहे, क्योंकि अब तो वो उसे घास भी नहीं डालती थी। ये चीज़ उसे बहुत दुख देती थी। वो उससे लाख बार माफ़ी मांग चुका था, मगर वो सर झटक कर वहां से चली जाती थी, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत न हो उसके लिए। अब वो किसी प्यासे की मानद घूमता रहता था। आज फर्श पर पानी की फिसलन की वजह से वो फिसल चुकी थी और ऐन उसकी गोद में गिरी थी। छोड़े मुझे, वो कसमसाती हुई, मगर उसकी नरमाहट महसूस करने में इतना खो चुका था कि अंदाजा ही ना हुआ कि कब वो उसके लबों पे झुक चुका था। वो उसे पीछे धकेलती थी, मगर ये सब करना उसके बस की बात कहाँ थी। वो उससे छूटना चाह रही थी, जबकि वो और उसे खुद में भेजता जा रहा था। झटके से उसने उसके होंठों पर काटा। वो सिसक कर उसे छोड़ गया था। खबरदार, जो मुझे अपनी उस मेहर की तरह समझा। वो मेहर का ताना मार चुकी थी जब वो पुलिस कर रह गया था। अगले दिन संडे था। वो नीचे आया था तो रीमा कहीं नजर न आई। वो पूरा घर देख चुका था, मगर वो कहीं नहीं थी।
اب وہ جب اس کی طرف راغب ہو ہی چکا تھا تو پھر وہ کیوں اسے ترسا رہی تھی؟ اب ماں باپ سے پوچھنے کی ہمت اس میں تھی نہیں، تبھی منہ سجائے بیٹھا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے جب اس نے ضبط کے بندھن توڑتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا، ریما کہاں ہے؟ آ گئی اس کی یاد؟ کیا یہ بھی یاد ہے تمہیں کہ وہ بھی تمہاری بیوی ہے؟ ماں کے گہرے طنزیہ لب بھیجتے رہ گئے۔ باہر گئی ہے، گھومنے آ جائے گی۔ اس کا بیچارہ سا منہ دیکھ خود ہی بولی، کس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بولا، تم سے مطلب آئے گی تو پوچھ لینا۔ وہ ہنکارا بھرتی وہاں سے چلی گئی اور چلے پیر کی بلی بنا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور اس کی بس ہو چکی تھی اور اچانک ایک گاڑی پورٹ کے اندر پہنچی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے جہاں اسد جلے پیر کی بلی کی مانند بیکا انداز انتظار کر رہا تھا۔ اسے ایک غیر لڑکے کے ساتھ دن رات کو آتا دیکھا اسے غصہ آیا اور وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف پہنچا تھا۔ کہاں تھی تم؟ صبح سے نہ میری کالز اٹھا رہی نہ میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی، اور تو اور فون بھی بند کر دیا گیا۔ میں وجہ جان سکتا ہوں اس سب کی اور کون ہے یہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ گرجتے ہوئے بولا تھا۔ ریما کو نہیں ایک لفظی جواب میں وہ اس کے منہ پر تمانچہ مار گئی تھی کہ وہ جل کر خاکستر ہوا تھا۔ لڑکے کا ایک دم قہقہا لگا تھا، مگر اسد کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سیز فائر کو اندر میں ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا۔ ریما کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے کہ صرف لڑکیوں کو ہی دوست بنانا اور کسی لڑکے کو بالکل دوست نہیں بناؤ گی، خاص کر اسے جو مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہو۔ پھر تم اس غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی جسے ہم جانتے بھی نہیں؟ اسد اس لڑکے کو دیکھتے دانت پیس کر خونخوار نظروں سے بولا، جیسے وہ لڑکا اس کے دانتوں سے بیج ہو، جس پر اس لڑکے نے سر تسلیم کرتے ہوئے شرف کی طرح اپنی تعریف قبول کی تھی۔ لیکن آپ کس رشتے سے مجھے منع کر سکتے ہیں اسد؟ کیونکہ نہ تو آپ میرے باپ ہیں نہ بھائی، اور بیوی تو مجھے بالکل نہیں سمجھتے، اس لیے میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں باہر جا سکتی ہوں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں مجھے اس کا نام عمیر ہے۔ وہ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کی خوشری پر تاؤ کھا کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ دبوچا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب جانتی ہو اپنی ذات کا، اپنی بات کا؟ وہ اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولا، وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو اپنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے غلطی سے آپ کو یہاں میرے پاس آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہیں آپ مجھ سے چھپ کر تو نہیں آئے میرے پاس؟ کیونکہ رات کو اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ بھی تیزی سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھلا میں اس سے پوچھ کر کیوں جاؤں گا ہر جگہ؟ اور وہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ گھر سے نکال تو دیا تھا، اسے بھول گئی؟ تب سے آج تک نہیں ملا اور اپنی مرضی سے میں یہاں اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ باہر گھوم رہی ہو؟ وہ بھی ایک ایسے لفظ چباتے ہوئے بولا، تو آپ بھی تو وہاں راتوں کو باہر رہتے تھے، میرا بھی فون نہیں اٹھاتے تھے، کیا میرے میسیجز کا جواب دیا تھا؟ اس دن میں نے رات 2:30 بجے تک انتظار کی گھڑیاں گزاری تھی، آپ تو اس کی آغوش میں مزے لے رہے تھے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ پوچھ بیٹھی تھی۔ اس بات پر اسد خاموش ہوا تھا کیونکہ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتی تھی آپ مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ کسی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں میں بھی گزار سکتی ہوں، جیسے آج عمیر مووی کے لیے لے گیا، پھر ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور ڈھیر ساری شاپنگ کی، اور یقین جانیے یہ آپ سے کئی زیادہ اچھے ہیں، ہر کسی کو ان کے جیسا ہونا چاہیے۔ وہ اس کے دل پر وار کرتی بولی، بلبلا اٹھا ریما۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ جھٹکے سے دور ہوئی، پلیز آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ویسے بھی میں اتنی خوبصورت شام گزار کر تھک چکی ہوں اور مجھے فریش بھی ہونا ہے، سو جائیں۔ اور ہاں، عمیر کو معاف کر دیجیے گا۔ وہ اپنے دل پر پیر رکھ کر کچلتی خود کو اور اس کو دونوں کو بھٹی میں جھونکتی اندر جا چکی تھی اور فوراً کمرے میں بند ہوئی تھی۔ یہ سب آج وہ کیسے کر رہی تھی؟ کیا وہ گاؤں کی ریما ہی تھی؟ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاپنگ بیگز کبرڈ میں رکھتی وہ نہانے گھسی تھی کیونکہ اپنے آپ کو
शांत करने का उसे कोई और हल नजर नहीं आया था। अब मजा आया था असद को तड़पाने का। अब देखते असद मैं क्या करती हूँ, हंसते हुए बोली। पीछे असद और उमैर तन्हा रह गए थे। मेरे ख्याल में आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आप सादा लफ्जों में निकल जाने को कहकर गई है। शट अप! असद जोर से दौड़ा। सब कुछ उसकी ही वजह से हो रहा था। मेरे पर गुस्सा निकालने की बजाय खुद की गलतियों पर जरूर गौर करना। आपने कब कब उस मासूम लड़की का दिल दुखाया है। अगर उसके साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं थी तो शादी क्यों की, उसे उम्मीद क्यों दिलाई। इतने माह उसने आपकी मोहब्बत का इंतजार किया और उसे क्या सिला मिला? कुछ भी नहीं। तो आप भी उससे 5 बरस का कोई हक नहीं रखते। उमर उसे हकीकत का आईना दिखाता वहां से जा चुका था, जबकि असद अब समझा रीमा उससे किस बात पर खफा है। लेकिन ये तो तय था कि उसे उमर के साथ रीमा की मौजूदगी और उसकी खुद से पसंद नहीं आई थी। जब वो नहा रही थी अचानक लाइट बंद हुई थी। वो जल्दी से शावर बंद करती, हाथ से टटोलकर टॉवल बांधती अंदाजे से बाहर निकली थी। जनरेटर अब तक किसी ने ऑन ही नहीं किया था। उसे सोचकर कोफ्त हुई। टॉवल उसके घुटनों तक आ रहा था, जबकि कीली टप टप करती हुई उसके चेहरे से चिपकी थी। जैसे ही उसने कैंडल जलाकर रखी, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो झटके से पलटी तो असद को अपने पीछे देखकर उसकी चीख निकली थी, जिसे असद ने उसके मुंह पर हथेली जमाते उसे दीवार से लगाते बंद किया था। शोर हूँ तुम्हारा, चीख क्यों रही हो? उसके दीवार से टकराने से टॉवल खिसक कर उसके सीने से ढलकने वाला था। आखिर तुम मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? उसके एक लफ्ज में शिद्दत पनाह थी, जिसे वो रीमा पर लुटा रहा था। असल ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं, वो भी इस हालत में निकले यहाँ से? वो अपनी हालत यूं असद के सामने देकर मरने के करीब थी। क्यों क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ मेरा हक है, फिर क्यों दूर हो? तुमसे आखिर बीवी हो तुम मेरी। उसके चेहरे को करीब करता उस पर सुलगती गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, तो वो किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई। असद खुद नहीं जानता था कि वो रीमा को इस हालत में देखकर क्यों खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसा तो कभी मेरे को देखकर भी नहीं। जज्बात बढ़ गए थे जैसे रीमा को इस हाल में देखकर वो बेकाबू हो रहा था। तो पहले कहाँ थे आप? शादी की रात तो धुतकार दिया था मुझे, अब क्यों आए हो? अब उमर को देखकर जेलस हो गए हो? वो चीख कर बोलती, किसी और का जिक्र करती, उसे पागल कर दी थी। कौन है वो? बोलो। वो गुस्से से उसका मुंह दबोचते बोला, मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आपका है। लेकिन उमर से मेरा गहरा ताल्लुक है, आपके बाइस उससे ताल्लुक नहीं तोड़ सकती मैं। रीमा इतनी सख्त बातें उसे गलाकर राख कर गई थी। आखिर वो कैसे उसके अलावा किसी और को अहमियत दे सकती थी? इस बात ने उसकी अकल को माफ करके रख दिया था। वो नहीं जानता था उमर का उसे वो गलत रिश्ता समझ बैठा था। अच्छा ऐसी बात है, तो अगर मैं तुम पर अपनी कुर्बत का लम्स छोड़ूं तो क्या तुम्हें अपनाएगा तुम्हें वो उमर? वो उसे तंजिया अंदाज में देखते बोला और उसके सुर अपील करते लबों को देखने बगैर सोचे समझे बेकाबू हुए लड़का था। उस बात को सोचे बगैर कि उमर कोई और नहीं उसका सौतेला भाई था। क्या हो गया है आपको? उमर भाई है मेरा। जैसे ही वो उससे अलग हुई और चीखी, जब होश में आया था। व्हाट? ये क्या कह रही हो? वही जो सच है, मगर आप पहले दूसरों पर रोक तो जमा लें। वो तंग होकर बोली, तो इतनी देर से तुम मुझे जला रही थी? वो आईब्रोज कराते हुए बोला, क्यों आप मोमबत्ती हैं जो जल जाएंगे? वो अपने बाल लहरा के उसके मुंह पर मारती बोली, इधर देखो मेरी तरफ। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ। जानता हूँ गुनाह हो गया मुझसे, मगर मैं बेहोशी के आलम में था। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, तुमसे नादिम हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज। क्यों बेइतनाई मत कर। तो वो नादिम लहजे में बोला, जब वो जेरे लब मुस्कुराती, माफ तो वो उसे कब कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना तो बाकी था। अभी तो मैंने बेइतनाई बरतना शुरू की है और आपकी बस हो गई है। वो उसे कमरे से बाहर धक्का देते बोली, यार अब इतनी सजा तो मत दो रीमा, आई एम सॉरी।
अच्छा तो फिर मनाए मुझे, मेरा दिल जीते। ये कहकर वो उसे मुश्किल में डाल गई थी। फिर क्या था, वो रोज उसके लिए सॉरी के बुके लाता, कभी कोई ड्रेस तो कभी कोई ज्वेलरी, मगर वो मानती ही नहीं थी। उल्टा इतने डीप गले पहन पहन कर बुझाती कभी सद की इधर से उसके असद के मुंह से धुएं निकल आते। अब वो उसके सामने ब्लैक नेट की डीप गले वाली साड़ी में आई तो नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसका गुदार बदन शिद्दत से उसे अपनी जानिब माइल करने लगा था। कम अज कम जब मेरे सामने आओ तो नीचे कुछ पहन लिया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 18 साल छोटी हो। ऐसे ही पटक दूंगा बैग पर। जाकर वो नाक फुलाते बोला। जब वो एक अदा से कमरे से बाल हटाते अपने बैग ले कमर चलकाते बोली थी, तो रोका किसने है? वो आंख मीचते बोली तो असद की इंतहा बस यहीं तक थी। अगले ही पल वो उसे बाहों में भरते कमरे में ले गया और बेड पर जा पटका था। उसका इस तरह अपने वजूद को उसके सामने अया करना असद को पागल दीवाना बना दिया था। पूरी वरना कमर पर सिर्फ ब्लाउज का हुक ही रुकावट था। वो हर तरह से आज उसे घायल करना चाहती थी, इसलिए अपने महबूब को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर तैयारी कर रखी थी उसने, मगर दिल में अभी भी एक डर था, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। मगर असद अब सिर्फ उसका है। मेरी जान रीमा, उसने लपक के उसे अपनी बाहों में भर लिया था और झुके उसके होंठों पर लब रखे थे कि अब तुम सिर्फ मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ रीमा, और किसी से नहीं, मेरा यकीन करो। उसकी दिलसोज बात पर रीमा तड़प उठी थी। मैं सिर्फ आपकी हूँ सच, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक है। उसके करीब हुई रब का जितना शुक्र करूँ उतना कम है, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। आई एम सो लकी। वो अपना भारी हाथ उसके कमर पर रखते बोला। ये क्या कर रहे हो? वो अनजान बनकर नाटक करती बोली। जब असद ने खींच कर उसे अपने करीब किया, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो इस संगे मरमर से तराशे बदन को मैं क्यों कर महसूस ना करूं? जितना कहा था ना, अपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारे मुझसे 18 साल छोटे होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे करवा कर तरसाती और रुखसाती हो। और वो उसके हाथ अपनी टाई से बांधते बोला, नहीं प्लीज ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। वो असद के बदन से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई थी। वो कितनी ही देर उसकी मिन्नत समाजत करती रही थी। उसकी टाई से बंधे हाथ की वजह से वो झटपटा भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दत के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार उसे रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी उसके पेट पर लब रखे और अपने लबों को दबाने लगा। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी टांगों से ऊपर करता जा रहा था और अपने हाथ उसने रीमा को मसरूर करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने रीमा को दांतों से काटा था कि वह लज्जत भरा दर्द बर्दाश्त करते सिसक उठी थी। जिस्म बेजान हुआ था। अब वो अपने होठों से उसकी दूधिया गर्दन को छूने लगा था। असद कलम छुपाते ही रीमा की सांसें भारी होने लगी थी। असद ने उसकी साड़ी का पल्लू सिरकाया, भारी सांसों के बाइस ऊपर नीचे हुआ। सीना एक दिलकश मंजर पेश कर रहा था। अब वो उसके सीने पर झुककर वो चीत्तें लुटाने लगा था, जबकि रीमा भी आंखें बंद करके सुकून से असद की गुर्बत महसूस करने लगी थी। उसको बेड पर लिटाकर वो उसके सीने पर अपनी शिदत लुटाने लगा था। हाथों ने दोबारा ब्लाउज का हुक खोलकर उसके वजूद के नसीबों पर राज अय्या कर गया था, जिसने उसे पागल कर रखा था। उसके हुस्न को सुलगती लम्ब से फराज तहसीन पेश करते हुए रीमा की सिस्कियां पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। वो बेआब मछली की तरह तड़पने लगी थी और एक एक करते सारे पर्दे गिराता चला गया, इसमें समा गया था। आज उसने अपनी बीवी को हासिल कर लिया था, जो उसके लिए अपना गांव छोड़कर आई थी और अब उसकी आती जाती सांस की जमानत बन गई थी। सुबह जब वो दोनों नाश्ते की मेज पर आए तो उसकी सास उसकी बुलाएं लेने लगी थी। वो देखकर जान गई थी
कि इन दोनों का रिश्ता अब और मजबूत हो चुका है। आइंदा अगर तुमने मेरी बेटी को जरा भी रुलाया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी माँ ने उसको डांटते हुए बोली, जिस पर वो सरकम करके रह गया था। अब तो इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसकी आंखों में आंसू लाऊं ये तो नामुमकिन है। उसका हाथ टेबल के नीचे से थामते हुए बोला था, जिस पर वो शर्म से दौड़ी हुई थी और नजर बचाकर उसे घूर कर रह गई थी। अब खुशियां ही खुशियां थीं हर सू, और वो दोनों और उनका खूबसूरत आशियाना खत्मशुद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।